Good afternoon, everyone. Today we will read next chapter, that is 18 chapter, natural vegetation and wildlife. Firstly, we read the natural vegetation. Okay, what is natural vegetation? क्या है natural vegetation? देखिए, हमारे आसपास कोई भी एक प्लॉट, गार्डन, थोड़ा बहुत हमारे घर के आसपास छोटा सा कुछ गार्डन वगैरह होता है, पार्क वगैरह होता है, ठीक है। आपने वहाँ देखा होगा, या फील्ड वगैरह होते हैं, वहाँ पर ह्यूमन जो है उन प्लांट्स को ग्रो करता है, ठीक है। तो वो ग्रो करे ह्यूमन ने। लेकिन बात कर रहे हैं हम नेचुरल वेजिटेशन की। तो नेचुरल वेजिटेशन है क्या? नेचुरल वेजिटेशन क्या है? वो वेजिटेशन जिसे ह्यूमन ने ग्रो नहीं किया, बल्कि वो अपने आप से ग्रो कर गई, ठीक है। ह्यूमन का उसमें कोई रोल नहीं था, कोई इंटरफेरेंस नहीं था, वो वेजिटेशन अपने आप ही ग्रो कर गई, ठीक है। तो उसे नेचुरल वेजिटेशन कॉल किया जाता है। अब जहाँ नेचुरल वेजिटेशन होगी, ठीक है, तो वहाँ पर हमें वाइल्ड लाइफ भी देखने को मिलेगी। अब ये जो नेचुरल वेजिटेशन है उसे 3 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है: फॉरेस्ट, ग्रासलैंड और श्रब्स। तो जिस तरह की वहाँ नेचुरल वेजिटेशन होगी, उसी से रिलेटेड, उसी वैसे ही एटमॉस्फेयर में सरवाइव करने वाली हमें वाइल्ड लाइफ भी देखने को मिलेगी। तो इन्हीं सब चीज़ों के बारे में आज के हम चैप्टर में डिस्कस करेंगे। द प्रेजेंस ऑफ बायोस्फीयर मेक्स आवर अर्थ अ यूनिक प्लैनेट। यहाँ क्या कहा जा रहा है बेटा, कि जो बायोस्फीयर प्रेजेंट है हमारी अर्थ पर, वो हमारी अर्थ को एक यूनिक प्लैनेट बनाता है, ठीक है, सबसे अलग बनाता है। क्यों? बायोस्फीयर की वजह से ही लाइफ सपोर्ट हो पाती है, अदरवाइज लाइफ होती ही नहीं, ठीक है। अब बायोस्फीयर क्या है, ठीक है। बायोस्फीयर जिसके बारे में हमने अर्लियर चैप्टर में भी रीड किया था, जैसे कि ये लिथोस्फीयर और ये हाइड्रोस्फीयर और ये एटमॉस्फेयर, ठीक है। लिथोस्फीयर लैंड सरफेस को रिप्रेजेंट करता है, हाइड्रोस्फीयर वाटर को रिप्रेजेंट करता है, एटमॉस्फेयर जहाँ पर एयर है, ठीक है, और जो हमें सन की हार्मफुल रेज से भी बचाता है, प्रोटेक्ट करता है, और हमें ऑक्सीजन जैसी जो गैसेस, मतलब ऑक्सीजन जैसी और नाइट्रोजन जैसी गैसेस हमें प्रोवाइड करता है, जो कि हमारे ग्रोथ के लिए हेल्पफुल हैं। तो ये तीनों चीज़ें जहाँ पर इंटरेक्ट करती हैं, जिस प्लेस पर, जिस एरिया में ये तीनों चीज़ें मिल जाती हैं, उसे क्या कॉल किया जाता है? बायोस्फीयर, ठीक है। और बायोस्फीयर क्या है? बायोस्फीयर इज अ नैरो जोन वेयर all 3 spheres, lithosphere, hydrosphere, atmosphere, are interact with each other to support life, जहाँ तीनों मिलकर लाइफ को सपोर्ट करते हैं, लाइफ को पॉसिबल बनाते हैं। अगर हम इनमें से एक भी चीज़ को, एक भी स्फीयर को निकाल दें तो लाइफ पॉसिबल नहीं है। सपोज कीजिए हम हाइड्रोस्फीयर को निकाल दें, तो क्या सिर्फ हम लैंड और एयर से काम चला सकते हैं? नहीं, क्योंकि हमें ग्रो करने के लिए, हमें अपनी प्यास बुझाने के लिए हाइड्रोस्फीयर वाटर की भी नीड है। अगर हम एयर को निकाल दें तो हम इन दोनों से भी काम नहीं चला सकते। तो इसी तरह से तीनों स्फीयर ही हमारे लिए, हमारे सर्वाइवल के लिए इम्पॉर्टेंट हैं। ओके, नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ एनिमल्स आर अ पार्ट ऑफ दिस बायोस्फीयर। जो भी नेचुरल वेजिटेशन है या वाइल्ड एनिमल्स हैं, ये सभी किसका पार्ट है? बायोस्फीयर का। किसका पार्ट है? बायोस्फीयर का। However, vegetation and wildlife on Earth has greatly been reduced or improved due to intervention of human activities. अब हालांकि हमारे अर्थ पर जो भी वेजिटेशन और वाइल्ड लाइफ है, डे बाय डे वो क्या होती जा रही है? रिड्यूस होती जा रही है, कम होती जा रही है, और उसकी जगह दूसरे टाइप के ट्रीज ने स्थान ले लिया है। मतलब नेचुरल वेजिटेशन के स्थान पर वो ह्यूमन के थ्रू ग्रो की गई वेजिटेशन भी बन गई है। अब ये सब किस वजह से हुआ? ह्यूमन के इंटरफेरेंस और ह्यूमन एक्टिविटीज़ की वजह से। क्यों? बढ़ती पॉपुलेशन को की वजह से ह्यूमन को नीड पड़ी ज़्यादा से ज़्यादा लैंड की। अब वो लैंड उसे सेटलमेंट्स के लिए भी, अपनी
कंस्ट्रक्शन हाउस वगैरह, इंडस्ट्रीज वगैरह, ठीक है, इन सभी को बनाने के लिए भी उसको नीड पड़ी लैंड की, साथ में उसे एग्रीकल्चर करने के लिए भी लैंड की नीड पड़ी। तो इन सभी और फॉरेस्ट एरिया से मिलने वाले जो प्रोडक्ट हैं उनको वो यूज़ करता है अपने सर्वाइवल के लिए, तो उन प्रोडक्ट की उसको नीड पड़ी, इसलिए भी उसने फॉरेस्ट एरिया को कट कर दिया। देयरफॉर द टर्म नेचुरल वेजिटेशन इज अप्लाइड टू बोथ नेचुरल एज वेल एज सेमी नेचुरल टाइप ऑफ वेजिटेशन नाउडेज। इसीलिए आजकल नेचुरल वेजिटेशन को दोनों ही टर्म में लिया जाता है, नेचुरल जो अपने आप से ग्रो हुई और सेमी नेचुरल जिसमें थोड़ा बहुत ह्यूमन ने मॉडिफाई कर दिया उसको, ठीक है। अब आता है नेचुरल वेजिटेशन के बारे में। नेचुरल वेजिटेशन, द नेचुरल ग्रोथ ऑफ प्लांट लाइफ विदाउट एनी ह्यूमन इंटरफेरेंस फ्रॉम द स्मॉलेस्ट ग्रास टू द टॉलेस्ट ट्री इज क्लासिफाइड एज नेचुरल वेजिटेशन। नेचुरल ग्रोथ ऑफ प्लांट लाइफ मतलब अपने आप से नेचुरली जो प्लांट ग्रो कर जाते हैं बिना ह्यूमन की इंटरफेरेंस के, बिना ह्यूमन के किसी भी एक्टिविटी के, मतलब बिना ह्यूमन के हेल्प के, ठीक है। अब इसमें नेचुरल में हो सकता है छोटी सी ग्रास से लेकर बड़े से लंबे से टॉल ट्री तक, ये सभी नेचुरल वेजिटेशन में आते हैं। कौन से? जो ह्यूमन ने ग्रो नहीं किए, अपने आप से नेचुरली ग्रो कर गए। द प्लांट्स आर द ओनली फॉर्म ऑफ लाइफ दैट कैन कन्वर्ट सोलर एनर्जी इनटू फूड एनर्जी बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। प्लांट ही सिर्फ एक ऐसे प्लांट ही एक ऐसा ऑब्जेक्ट, मतलब एक ऐसा प्रोसेस है, प्लांट ही एक ऐसे हैं जो सिर्फ लाइफ को, मतलब प्लांट एक ऐसी लाइफ फॉर्म है जो अपने, मतलब जो भी हम हीट रिसीव करते हैं, जो भी सोलर एनर्जी हम सन से रिसीव करते हैं, उसे वो फूड एनर्जी में कन्वर्ट कर देती है। और किस प्रोसेस के थ्रू? फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के थ्रू, ठीक है। दे आर इम्पॉर्टेंट फॉर द सर्वाइवल ऑफ लाइफ ऑन अर्थ। अब ये जो प्लांट्स हैं ये हमारे अर्थ पर हमें सर्वाइव करने के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट हैं। इन दिस वे प्लांट्स बिकम द प्राइमरी प्रोड्यूसर। इस तरह से हम कह सकते हैं कि प्लांट प्राइमरी प्रोड्यूसर हैं ऑन विच एनिमल एंड ह्यूमन फीड, जो एनिमल और ह्यूमन की ज़रूरत को पूरा करते हैं, मतलब उन्हें फीड करते हैं, उनकी जो चीज़ें उनको भोजन के रूप में चाहिए उन्हें वो प्रोवाइड करते हैं। नेचुरल वेजिटेशन डिपेंड्स ऑन द ग्रोथ ऑफ मैनी फैक्टर्स, लाइक नेचुरल वेजिटेशन जो है डिपेंड करती है, ठीक है, बहुत से फैक्टर्स पर। कुछ फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से वो ग्रोथ कर पाती है। अब कौन से वो फैक्टर हैं? टेम्परेचर, मॉइस्चर, स्लोप एंड थिकनेस ऑफ सॉइल, ठीक है। अब जहाँ टेम्परेचर हैवी होगा, रेनफॉल हैवी होगा, तो वहाँ पर मॉइस्चर बना रहेगा, और मॉइस्चर होगा तो वहाँ पर, मतलब जहाँ टेम्परेचर हैवी होगा और रेनफॉल भी हैवी होगा, वहाँ पर ह्यूमिडिटी टाइप का एटमॉस्फेयर बना रहेगा, और वो फॉरेस्ट एरिया को ग्रो करने के लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा, ठीक है। ऑन द बेसिस ऑफ वास्ट वैरायटी ऑफ क्लाइमेटिक कंडीशन and relief, natural vegetation can be classified into 3 broad categories. क्लाइमेटिक कंडीशन और रिलीफ फीचर के बेसिस पर नेचुरल वेजिटेशन को 3 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है: फॉरेस्ट, ग्रासलैंड और श्रब्स। फॉरेस्ट ग्रो वेयर टेम्परेचर एंड रेनफॉल आर प्लांटीफुल टू सपोर्ट अ ट्री कवर इधर डेंस और ओपन। अब फॉरेस्ट एरिया कहाँ मिलते हैं? जहाँ टेम्परेचर और रेनफॉल प्लांटीफुल, मतलब एक ह्यूज अमाउंट में होता है, वहाँ हमें फॉरेस्ट मिलते हैं। ग्रासलैंड हमें कहाँ मिलते हैं? जहाँ मॉडरेट रेनफॉल होती है और जहाँ का टेम्परेचर भी मॉडरेट होता है, मॉडरेट मतलब मीडियम। श्रब्स कहाँ मिलते हैं? ड्राई प्लेस में। थॉर्नी श्रब्स ग्रो इन द रीजन हैविंग लिटल और नो रेनफॉल। श्रब्स हमें कहाँ देखने को मिलते हैं? जहाँ पर ना के बराबर या बहुत कम मात्रा में रेनफॉल होता है, वहाँ हमें श्रब्स दिखाई देते हैं डेजर्टी एरिया में, ठीक है। अब बात करते हैं वाइल्ड लाइफ की।
द नेचर ऑफ प्लांट्स इन अ रीजन इज डिटरमाइंड बाय द क्लाइमेट ऑफ दैट प्लेस। अब किस एरिया में किस तरह के प्लांट्स मिलेंगे, तो ये डिटरमाइन करता है वहाँ के क्लाइमेट पर कि वहाँ क्लाइमेट कैसा होगा उस प्लेस का। एंड द काइंड ऑफ प्लांट्स फाउंड इन अ रीजन, ठीक है, क्लाइमेट के ऊपर डिपेंड करता है कि वहाँ किस टाइप के प्लांट्स की काइंड पाई जाएगी। एंड द काइंड ऑफ प्लांट्स फाउंड इन अ रीजन डिटरमाइन द एनिमल लाइफ, और प्लांट के ऊपर डिपेंड करता है कि वहाँ एनिमल किस टाइप के पाए जाएंगे उस एरिया में। ओके, व्हेन क्लाइमेटिक कंडीशन वेरी ड्यू टू पॉल्यूशन और अदर ह्यूमन एक्टिविटीज़। सपोज कीजिए कई बार क्लाइमेटिक कंडीशन हमें अलग अलग प्लेस की अलग अलग दिखाई देती हैं, किस किस वजह से, पॉल्यूशन की वजह से या ह्यूमन एक्टिविटीज़ की वजह से, जिसकी वजह से दोनों ही, पॉल्यूशन की वजह से या ह्यूमन एक्टिविटीज़ की वजह से, फ्लोरा हो या फोना, दोनों को ही सफ़र करना पड़ता है। ठीक है, फ्लोरा क्या होता है, प्लांट्स जो स्पीशीज़ होती हैं, प्लांट्स की जो स्पीशीज़ होती हैं उन्हें फ्लोरा कॉल किया जाता है, और फोना एनिमल्स की जो स्पीशीज़ होती हैं उन्हें फोना कॉल किया जाता है। ओके, अ फॉरेस्टेड एरिया इज़ अ suitable and natural habitat for animals as it provides food and water to them। अब देखिए कोई भी फॉरेस्टेड एरिया है, जंगल का जो एरिया है वो किसके लिए सूटेबल होता है, उस एनिमल के लिए जो उस एरिया में उसे एक नेचुरल हैबिटेट, एक नेचुरल उसको रहने के लिए प्लेस प्रोवाइडेड कराता है। ठीक है, एनिमल कहाँ चूज़ करते हैं, किस एरिया को, जो उसके लिए, उसके अकॉर्डिंग उसको रहने के लिए सूटेबल एरिया हो, ऐसे फॉरेस्टेड एरिया को वो चूज़ करते हैं। एज इट प्रोवाइड्स फूड एंड वाटर टू दैम, क्यों, क्योंकि इन एनिमल्स को यहाँ पर इन फॉरेस्टेड एरिया में फूड और वाटर जैसी जो उनके लिए, उनको सर्वाइव करने के लिए ज़रूरी चीज़ें हैं वो मिल जाती हैं। इट ऑल्सो प्रोवाइड दैम द शेल्टर, फूड और वाटर के अलावा ये फॉरेस्टेड एरिया इन एनिमल्स को शेल्टर भी प्रोवाइड कराते हैं, मतलब उन्हें छिपकर रहने के लिए जगह भी प्रोवाइड कराते हैं। शेल्टर फॉर लिविंग, रहने के लिए उन्हें स्पेस भी प्रोवाइड कराते हैं। एंड लॉन्ग स्लीप ड्यूरिंग विंटर, और जब विंटर का टाइम पीरियड होता है तो ये लंबी निद्रा में भी सो जाते हैं। ठीक है, जिसे हाइबरनेशन कॉल किया जाता है, जिसे शीत निद्रा कॉल करते हैं। इट प्रोवाइड्स दैम अ प्लेस फॉर ब्रीडिंग एंड प्रमोटिंग देयर स्पीशीज। अब ये जो फॉरेस्टेड एरिया हैं इन वाइल्ड लाइफ को एक नेचुरल हैबिटेट प्रोवाइड कराते हैं, साथ में इन्हें विंटर टाइम पीरियड पर एक स्टे करने के लिए प्लेस भी प्रोवाइड कराते हैं, और इन्हें अपने एनिमल्स को, अपने यंग वन को उन्हें बचाने के लिए और उनको ब्रीडिंग करने के लिए भी स्पेस प्रोवाइड कराते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आता है फॉरेस्ट। अब फॉरेस्ट क्या है, 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है नेचुरल वेजिटेशन को। फर्स्ट फॉरेस्ट, सेकंड ग्रासलैंड, थर्ड श्रब्स। तो फर्स्ट जो है उसे हम रीड करेंगे। एन एरिया इन विच द वेजिटेशन कंप्राइजेस ट्री एंड अंडरग्रोथ इज कॉल्ड अ फॉरेस्ट। फॉरेस्ट क्या है, जहाँ पर वेजिटेशन हमें देखने को मिलती है, नेचुरल वेजिटेशन, और उसमें बहुत सारे डिफरेंट टाइप के ट्रीज हमें देखने को मिलते हैं, घने जंगल जहाँ मिलते हैं हमें। ठीक है, इम्पॉर्टेंस ऑफ फॉरेस्ट जो है उनकी इम्पॉर्टेंस क्या है हमारी लाइफ में। फॉरेस्ट प्रोवाइडर्स ब्रांचेस फॉर शेल्टर, टिम्बर, टॉय, टूथपिक, फर्नीचर, पेपर, पेंट, plastics, nuts and clothing. Forests also have great environmental value. They prevent the loss of soil by erosion, reduce wind force over land. Trees renew the air of the atmosphere by giving off oxygen and removing carbon dioxide, one of the greenhouse gases. देखिए फॉरेस्ट क्या देते हैं हमें, शेल्टर, मतलब एक तो एनिमल्स को रहने के लिए प्लेस देते हैं, दूसरा फॉरेस्ट से हमें टिम्बर मिलता है, मतलब जो हमारे कंस्ट्रक्शन वर्क में जो भी वुड की हमें नीड होती है, लकड़ियों की,
या जिनसे हमारा फर्नीचर बनता है, वो सभी टिम्बर वुड्स की नीड वो हमें वहाँ से प्रोवाइड करते हैं फॉरेस्ट। टॉय, अब वुड से बनने वाले जो भी आइटम्स हैं वो सभी, ठीक है, चाहे वो टॉय हो, टूथपिक हो, फर्नीचर हो, पेपर हो, कुछ भी हो, तो जो भी हमारी नीड हैं उन्हें भी पूरा करते हैं ये फॉरेस्ट। अब इसके अलावा एनवायरनमेंट को के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से भी ट्रीज़ हमारे लिए वैल्यूबल हैं। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं ये हमारे एनवायरनमेंट को बैलेंस बना कर रखते हैं। अब अगर हम अपने एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग देखें तो जो सॉइल है, सॉइल को भी रिड्यूस होने से, इरोजन होने से, मतलब उसका कट होने से उसको बचाते हैं। सॉइल, जो ट्रीज़ होते हैं वो अपनी रूट्स के साथ सॉइल को बाउंड करके रखते हैं, जिसकी वजह से जब तेज आंधी या हैवी रेनफॉल आता है तो उस टाइम पीरियड पर सॉइल बहकर आगे की तरफ या उड़कर आगे की तरफ ट्रांसपोर्ट नहीं हो पाती। अगर ट्रीज़ नहीं होंगे, लूज ऐसी सॉइल पड़ी होगी तो वो जल्दी से इरोड हो जाएगी। और साथ में ट्रीज़ जो हैं एटमॉस्फेयर के अंदर जो ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड है उनका बैलेंस बनाकर रखते हैं, ठीक है। मतलब जो कार्बन डाइऑक्साइड ह्यूमन और एनिमल रिलीज़ करते हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड प्लांट्स, ट्रीज़ ले लेते हैं और ऑक्सीजन को छोड़ देते हैं जो कि ह्यूमन लेते हैं। अब ये ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का जो एक बैलेंस है वो एटमॉस्फेयर में बना रहता है। यूजुअली फॉरेस्ट आर फाउंड इन द रीजन ऑफ हाई रेनफॉल। ज़्यादातर ये जो फॉरेस्ट हैं, ठीक है, कौन से, ये फॉरेस्ट जो हैं कहाँ पाए जाते हैं? जहाँ पर हाई रेनफॉल होता है, ठीक है। अब बात करते हैं, फॉरेस्ट आर क्लासिफाइड इनटू द फॉलोइंग 6 टाइप। जो फॉरेस्ट हैं उन्हें 6 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। कौन कौन सी? ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट, ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट, ट्रॉपिकल एवरग्रीन, ट्रॉपिकल डेसिडियस, टेम्परेट एवरग्रीन फॉरेस्ट, टेम्परेट डेसिडियस फॉरेस्ट, 5th मेडिटेरियन फॉरेस्ट, 6th कॉनिफेरस फॉरेस्ट। ओके, तो ये डिफरेंट टाइप 6 फॉरेस्ट हमें देखने को मिलते हैं। फर्स्ट डिस्कस करते हैं ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट। दीज फॉरेस्ट आर फाउंड इन द इक्वेट्रियल एंड ट्रॉपिक्स रीजन। दे आर ऑल्सो कॉल्ड इक्वेट्रियल फॉरेस्ट और सेल्स। The hot, wet and humid climate of this region gives rise to dense evergreen forest or evergreen vegetation. The trees are tall and they remain green throughout the year. देखिए, ये है हमारा ग्लोब, ये है इक्वेटर, ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ये ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। इक्वेट्रियल रीजन मीन्स इक्वेटर के नियर वाला एरिया या ट्रॉपिकल एरिया, ये सारा ट्रॉपिकल एरिया है। तो इन एरिया में, इक्वेटर के नियर ट्रॉपिकल एरिया जो है, उस एरिया में ये फॉरेस्ट पाए जाते हैं। अब यहाँ क्यों पाए जाते हैं, क्या रीज़न है? यहाँ एक तो सन की जो हीट है वो डायरेक्टली पड़ती है, ठीक है, जिसकी वजह से यहाँ टेम्परेचर हाई होता है। अब टेम्परेचर यहाँ हाई होता है तो लो प्रेशर बनता है, और यहाँ से आने वाली जो हाई प्रेशर विंड्स हैं, ठीक है, यहाँ आकर इस मॉनसून ट्रफ जोन में मिलती हैं और यहाँ पर हैवी रेनफॉल करती हैं, ठीक है, जिसके बारे में हमने क्लाइमेट वाले चैप्टर में रीड किया था। तो जिसकी वजह से इस इक्वेट्रियल रीजन में टेम्परेचर भी हाई होता है और रेनफॉल भी हाई होता है। तो जहाँ पर हैवी रेनफॉल होता है और टेम्परेचर हैवी होता है, ठीक है, वहाँ पर हमें ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट देखने को मिलते हैं। ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट जो हैं वो लंबे, टॉल होते हैं और हमेशा ग्रीन हमें दिखाई देते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो ट्रीज़ की काइंड है वो बहुत ज़्यादा है, इसीलिए वो ट्रीज़ जो हैं एक पर्टिकुलर डेफिनेट टाइम पीरियड पर अपने लीव्स को शेड नहीं करते, डिफरेंट टाइप पर वो अपने लीव्स को शेड करते हैं, गिरा देते हैं, ठीक है। इसीलिए कुछ थोड़ी बहुत हरियाली बनी रहती है, इसीलिए हम इन्हें एवरग्रीन फॉरेस्ट कॉल करते हैं। दे हैव अ थिक अंडर ग्रोथ ऑफ श्रब्स एंड क्रीपर्स। अब इन ट्रीज़ के अगर हम बात करें, इन ट्रीज़ के नीचे
हमें श्रब और क्रीपर्स बहुत घनी मात्रा में देखने को मिलते हैं। दे आर सो डेंस दैट समटाइम दे फॉर्म अ थिक एंड ब्रॉड कैनोपी दैट डज नॉट अलाउ द सनलाइट टू रीच द ग्राउंड। ये इतने ज़्यादा घने होते हैं, इतने थिक और ब्रॉड कैनोपी होते हैं कि जिसकी वजह से ये ग्राउंड तक, नीचे तक सनलाइट भी नहीं पहुंचने देते। ब्रॉड कैनोपी का मतलब एक इस तरह की, मतलब इतने घने होते हैं, इतने घने होकर एक इस तरह की शेप बना देते हैं, जैसे अम्ब्रेला की शेप हो जाती है ना, तो अम्ब्रेला टाइप की एक शेप बना देते हैं। अब इसमें से नीचे ग्राउंड तक सनलाइट पहुंच ही नहीं पाती, ठीक है, इतने घने होते हैं। डिफरेंट स्पीशीज ऑफ ट्रीज ग्रो हियर, यहाँ पर ट्रीज की डिफरेंट स्पीशीज देखने को मिलती हैं, विच शेड देयर लीव्स एट डिफरेंट टाइम्स, जो कि ईयर के अंदर वो डिफरेंट टाइम पीरियड पर अपने लीव्स को शेड करते हैं। दैट इज़ वाई दे अपीयर एवरग्रीन, इसीलिए वो हमेशा ग्रीन दिखाई देता रहता है एरिया, एंड आर कॉल्ड एवरग्रीन, इसलिए उस एरिया को एवरग्रीन फॉरेस्ट कॉल किया जाता है। दीज फॉरेस्ट आर फाउंड इन अमेजोन बेसिन इन साउथ अमेरिका, ये फॉरेस्ट कहाँ कहाँ पाए जाते हैं? अमेजोन, साउथ अमेरिका का जो अमेजोन बेसिन है वहाँ पर, अफ्रीका कॉन्टिनेंट का कॉन्गो बेसिन, और एशियन कंट्रीज़, जो एशिया कंट्री है उसका साउथ ईस्ट एशिया कॉन्टिनेंट के अंदर जो साउथ ईस्ट एशिया कंट्री हैं वहाँ पर ये एवरग्रीन फॉरेस्ट देखने को मिलते हैं। इन एवरग्रीन फॉरेस्ट के अंदर जो ट्रीज़ हैं उनके कौन कौन से टाइप पाई जाती हैं? हार्डवुड ट्रीज़ जैसे कि रोजवुड, एबोनी एंड महोगनी। अब यहाँ पर जो डिफरेंट एनिमल्स पाए जाते हैं, वाइल्ड लाइफ पाई जाती है, उनमें कौन कौन से हैं? मंकी, एप्स, स्लॉथ, प्यूमा, जैगवार्स, हिपोपोटामस, क्रोकोडाइल्स, एलिगेटर, टर्टल, इग्नास, birds and variety of insects are found in these forest. ओके, अब आती है नीटी ग्रीटी की बारी। अब इसमें देखिए क्या लिखा है, अमेजोन रेन फॉरेस्ट आर नोन एज लंग्स ऑफ द अर्थ। जो अमेजोन रेन फॉरेस्ट है उन्हें लंग्स ऑफ द अर्थ कहा जाता है, ठीक है। क्यों कहा जाता है? बिकॉज दीज रेन फॉरेस्ट फंक्शन एज अ जाइंट एयर मशीन, क्योंकि ये जो फॉरेस्ट हैं एक ऐसी जाइंट मशीन, एयर मशीन का काम करते हैं जो कि कार्बन डाइऑक्साइड के लार्ज अमाउंट को एब्जॉर्व करके ऑक्सीजन को प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है, इसीलिए इन्हें लंग्स ऑफ द अर्थ कॉल करते हैं, ठीक है। जो क्योंकि हम ह्यूमन और एनिमल्स के लिए ऑक्सीजन यूज़फुल है हमारी ब्रीथिंग के लिए, और कार्बन डाइऑक्साइड जो हम छोड़ते हैं उससे वो ये ट्रीज़ एब्जॉर्व कर लेते हैं और उसे फिर ऑक्सीजन में कन्वर्ट करके हम तक पहुंचा देते हैं, ठीक है। तो ये थी आज के हमारा टॉपिक। कल की क्लास में हम डिस्कस करेंगे ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट। ओके।